आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। इस बुक की ऑथर केटी सी कैली हमेशा से एक सक्सेसफुल साइकोथेरेपिस्ट बनना चाहती थी। जिस मुकाम पर वो अपनी लाइफ को लेकर आई हैं, उसे पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। अपने 1 बेडरूम अपार्टमेंट में वो दीवारों की तरफ देखती रहती थी और खुद को अकेला महसूस करती थी। जो कुछ भी वो पाना चाहती थी, उसे पाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थी। केटी को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से आगे जाना होगा। वो नए मोटिवेटर्स को ढूंढने के लिए अपनी आत्मा की खोज पर निकल पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि लोगों की मदद करने का मतलब सिर्फ साइकोथेरेपिस्ट होना ही नहीं है, बल्कि एक इंसान होना भी है। केटी ने लोगों से और ज्यादा जुड़ना शुरू किया और ये सीखा कि अपने अंदर की असली आवाज़ को कैसे ढूंढ निकालें। अपने डर का सामना करने के लिए उन्होंने खुद से मुश्किल सवाल पूछे। इस समरी में आप उन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इनके वो जवाब कैसे मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे। अगर आप अधूरापन महसूस करते हैं या दुखी और स्ट्रेस्ड रहते रहते थक चुके हैं, तो ये समरी आपको ये जानने में मदद करेगी कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं और वैसा कैसे बन सकते हैं। केटी ने एक बोरिंग और डिप्रेस्ड इंसान से अपनी लाइफ को बदलकर एक खुश ऑथर, लीडर और पब्लिक स्पीकर बनाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है गाइडेंस। मोटिवेशन, क्लैरिफाइंग व्हाट रियली मैटर्स टू यू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या आप खुश हैं? क्या आप उस फ्यूचर को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसका आप हमेशा से सपना देखते आए हैं? क्या आप अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड यानी संतुष्ट हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने कई लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। अपनी असली इच्छाओं और उन्हें क्या मोटिवेट करता है, ये जानने के लिए उन्हें खुद के अंदर झांक कर देखना होगा। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ को ढूंढ निकालना एक ऐसा काम है जो हम सभी को करना चाहिए। आप ना ही किसी और की लाइफ को कॉपी कर सकते हैं और ना ही उनके रूल्स के मुताबिक चल सकते हैं। कभी कभी जब हम कुछ खास सपनों को पूरा करते हैं तो हमें खुशी नहीं बल्कि घबराहट या बेचैनी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन यानी आखिरी पड़ाव पर फोकस करते हैं और वहां तक पहुंचने की जर्नी को एंजॉय नहीं करते। आपको अपनी असली इच्छाओं को समझने के लिए खुद को अपनी लाइफ का इंचार्ज बनाना होगा। आप एक लीडर हैं और आपकी लाइफ आपकी कंपनी है, इसलिए आपको सीईओ की तरह अपनी लाइफ को मैनेज करना होगा। आपको दूसरों की उम्मीदों को भी भूल जाना चाहिए। इस बारे में सोचिए कि आप सच में क्या चाहते हैं और ऐसा फैसला लीजिए जो आपको उस भविष्य की ओर ले जाए जिसके आप हकदार हैं। साइमन सिनेक गोल्डन सर्कल के क्रिएटर हैं, जो एक ऐसा डायग्राम है जिसे 3 सर्कल्स को जोड़कर बनाया गया है। ये सर्कल्स हमारे हर एक सपने के वाई यानी क्यों, व्हाट यानी क्या और हाउ यानी कैसे को दिखाते हैं। इस प्रोसेस में सबसे ज़रूरी हिस्सा है वाई को जानना। जैसे ही हम वाई या मकसद को समझ जाते हैं, तो ये जानना काफ़ी आसान हो जाता है कि हमें जो चाहिए वो हम कैसे हासिल करें। ये भी हो सकता है कि आप पहले से ही अपने वाई के बारे में जानते हो, लेकिन अपने व्हाट और हाउ को पूरा करने के लिए आप एक गलत अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हों। जैसे केटी सी कैली ने बतौर एक साइकोथेरेपिस्ट की तरह कई सालों तक काम किया था। वो मशहूर थीं, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट महसूस करती थीं। उनका मकसद था दूसरों की मदद करना ताकि वो एक बेहतर लाइफ हासिल कर सकें, लेकिन इसके लिए उन्होंने गलत हाउ और व्हाट को चुना था। केटी ने कुछ बदलाव लाकर अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाया। उनका वाई अभी भी वही था, दूसरों की मदद और उन्हें इंस्पायर करना। लीडर्स को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करना उनका व्हाट बना। हाउ के लिए केटी एक कोच बनी और अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अपने मोटिवेटर्स को ढूंढने के लिए आपको ऑटो पायलट मोड पर जीना बंद करना होगा। आपको अपने हर कदम पर सोच समझकर फैसले लेने होंगे। आगे पूछे गए सवाल आपको इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। आप अपनी करंट जॉब क्यों कर रहे हैं? अगर कोई आपसे कहे कि वो आपकी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं जो आपका करियर बदल सकती है, तो वो क्या होगी? आप अपने दोस्तों और फैमिली को सपोर्ट क्यों करते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में, खुद में और अपनी जॉब में बिल्कुल पसंद नहीं है? आप मरने के बाद अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं? इन सब सवालों का जवाब देने के बाद आपको एक मोटिवेशनल गेम प्लान बनाना होगा। अपने सपनों को हासिल करने के लिए आपको उन सब ज़रूरी एक्शंस को करने के लिए हर वक्त मोटिवेटेड रहना होगा। हर एक इम्पॉर्टेंट सपने के 3 हिस्से होते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपके पास एक क्लियर विजन, एक मजबूत ड्राइव और लगातार रहने वाला इंस्पिरेशन होना चाहिए।
आपका विजन आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि आपके पुराने और करंट सिचुएशन पर। अपने सपने को हासिल करने के लिए जो भी करना चाहिए, उसे करने के लिए आपका मोटिवेशन, पक्का इरादा और उसे करने के लिए तैयार रहना आपका ड्राइव होगा। कॉन्करिंग योर वर्स्ट फियर्स। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या आप अंधेरे से डरते हैं, या फिर मकड़ियों के साथ रहने से, या किसी जोकर को देखने से, पब्लिक में बोलने से, या कैंसर होने से डरते हैं? ऐसे डर होना नॉर्मल है। ये चैप्टर एक बेहतर लाइफ की तरफ एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेने के डर से आपको रूबरू कराएगा। जैसे करियर बदलना शायद एक ऐसी चीज होगी जिससे आप सबसे ज्यादा डरते होंगे। इस तरह का कदम उठाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। इस चैप्टर में आप अपने अंदर के उस डर को पहचानना और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना सीखेंगे जिसने आपको पीछे रोक रखा था। हमें ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि हमें हर उस बदलाव से डर लगता है जो हम अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक ऐसी आदत है जिसे हमें बाहर निकलना होगा। इसका रास्ता निकालने के लिए हमें 2 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको वो सभी डर पहचानने होंगे जिन्होंने आपको रोका हुआ है। दूसरा, आपको असली सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जिसकी मदद से आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के बिना आप अपनी सिचुएशन को कभी नहीं बदल पाएंगे। आपको अपने डिस्कम्फर्ट जोन को पहचानना होगा और देखना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं या चिंता में पड़ जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन में लगातार रहना आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। हमें भले ही एक नए एरिया में जाना पड़े, लेकिन यकीन मानिए ये आपके लिए एक ज़्यादा सैटिस्फाइंग एरिया साबित होगा। हमें नए एरियाज़ को ढूंढ निकालने के लिए मुश्किल रास्तों पर सफ़र करना ही होगा। सिसिलिया पार्टी प्लानर से बदलकर एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहती थीं। 30 लोगों के सामने बोलते समय वो पसीने से तरबतर हो गई थी और उनका पेट भी दर्द होने लगा था। सिसिलिया बहुत ही कामयाब और अच्छी पार्टी प्लानर थीं, लेकिन जब भी वो पब्लिक में कुछ बोलने की कोशिश करतीं, वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देती। सिसिलिया को ये डर था कि लोग उसे एक स्टूपिड स्पीकर कहकर बुलाएंगे। उन्हें डर था कि कोई उनकी खिल्ली उड़ाएगा, या वो हकलाने लगेंगी, या एक फ्रॉड लगेंगी। सिसिलिया के डर की वजह थी दूसरों के सामने परफेक्ट दिखने की इच्छा। ऐसा नहीं था कि सिसिलिया में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्हें अपने इन स्किल्स में कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं था। पब्लिक स्पीकिंग के डर से निकलने के लिए सिसिलिया ने सबसे पहले अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को सुना। उन्हें एहसास हुआ कि वो एक परफेक्शनिस्ट थी। अपना एक प्रेजेंटेशन का वीडियो देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि वो एक अक्खड़ इंसान लग रही थी। अपने कॉन्फिडेंस की कमी को पूरा करने के लिए उनमें अक्खड़पन आने लगा था। सिसिलिया ने अपने डर पर झूठे कॉन्फिडेंस का नकाब पहना हुआ था। उन्हें समझ आया कि वो इस बात से डरती थी कि कहीं लोगों को ये पता न लग जाए कि वो जो भी बोल रही हैं उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानती। ये समझने के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ लड़खड़ाता है, आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं। क्या मैं अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहा हूँ? क्या मैं ये जानता हूँ कि मेरे थॉट्स और इमोशंस का मुझ पर क्या असर होता है? प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए क्या मैं आगे की तरफ बढ़ता रहता हूँ? क्या मैं अपने सपनों को पूरा करने लायक हूँ? क्या मैं अपने थॉट्स को पब्लिक के सामने शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ? क्या मुझे हर तरफ पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं? क्या मैं नई जिम्मेदारियों को लेने में उत्सुक महसूस करता हूँ? क्या मैं अपने लुक्स को लेकर कंफर्टेबल हूँ? इन सवालों का जवाब देने के बाद आपको 3 एरियाज पिक करने होंगे जिसमें आप सबसे कम कॉन्फिडेंट हैं। उसके बाद हर एरिया में बेहतर बनने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। अपने इस पब्लिक स्पीकिंग के डर से निकलने के लिए सिसिलिया ने अपने पास एक जर्नल बनाए और स्पीकिंग ग्रुप्स को ज्वाइन किया। उन्होंने ठान लिया था कि वो ज़्यादा एडवेंचरस बनेंगी और अपनी बुक लिखने की एक बड़ी जिम्मेदारी को सच कर दिखाएं। रिस्क थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। कुछ लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार नहीं है। एक बेहतर और सैटिस्फाइंग लाइफ पाने के लिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। वॉकिन भी ऐसे ही थे। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी की कई एजेंसीज में बतौर मार्केटिंग मैनेजर 20 सालों तक काम किया। उनका बचपन काफ़ी मुश्किलों में गुजरा था, लेकिन बड़े होकर वो अपनी वाइफ और बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए एक मेहनती इंसान बने। वॉकिन रिस्क लेने के बारे में कभी नहीं सोचते थे। वॉकिन्स जॉब में बोर और बेजान महसूस कर रहे थे। वो खुद की एक पीआर एजेंसी खोलने के सपने देखते थे, जो राइटर्स और आर्टिस्ट्स को अपने काम को प्रमोट करने में मदद कर सके। उन्होंने अपनी लाइफ और घर के सिचुएशन को गहराई से देखा, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या सच में वो अपना करियर बदल सकते हैं। हार जाने के ख्याल ने उन्हें एक दुखी और बोरिंग लाइफ जीने पर मजबूर कर दिया था। वोकिन को उनकी वाइफ और दोस्तों का पूरा सपोर्ट था कि वो अपनी जॉब छोड़कर अपने सपने को पूरा करे। उन्होंने एक ऐसी जॉब ढूंढने के बारे में सोचा जिसमें उनके सपने की एक झलक दिखाई दे। वोकिन ने अपनी कंपनी शुरू करने का मन बनाया।
रिस्क का मतलब है अनजाने रास्ते की तरफ लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ना ताकि वो आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सके। रिस्क लेने से दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, जीत या हार। वो हार का डर ही है जो हमें कुछ करने से रोकता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ का असली मकसद ढूंढ लिया है, उनके लिए रिस्क लेना आगे बढ़ने का एक मौका बन जाता है। वो अपने मुकद्दर के सिकंदर होते हैं। ऐसे लोग हारने से घबराते नहीं हैं, फिर भले ही उन्हें जीत मिले या हार, उसे गले लगाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वॉकिन ने फाइनली अपनी पीआर कंपनी खोलने का फैसला किया, लेकिन पहले साल में वो ज्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट नहीं कर पाए। हार मानने के बजाय घाटे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, यहाँ तक कि एक दूसरी जॉब करने का भी फैसला किया। 9 महीनों के बाद वॉकिन अपनी कंपनी को फुल टाइम सपोर्ट करने लगे। अब वो इतना पैसा कमाने लगे थे कि कंपनी के खर्चे पूरे कर सके और म्यूजिशियंस और राइटर्स की मदद करने वाली इस कंपनी को अच्छे से चला सके। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको निडर बनकर खुद के लिए मौके क्रिएट करने होंगे। आपको अपने एक्शंस को हमेशा फॉलो अप करना होगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो आपको चाहिए लोग आपको आसानी से दे देंगे। जैसे जब कोई कॉल का जवाब ना दे तो उसे लगातार फॉलो अप करना चाहिए। दूसरा स्टेप जो आपको लेना चाहिए वो है सही नेटवर्क बनाना। अपने आसपास सही लोगों को रखने से आपको सक्सेस पाने के बेहतर मौके मिलेंगे। अगर आप रिस्क उठाने के साथ अपना रिलेशनशिप समझना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मेरे पेरेंट्स ने कोई रिस्क लिया था? क्या मैंने खुद कोई रिस्क लिया है? इन रिस्क्स का रिजल्ट क्या निकला था? जब मेरा कोई जान पहचान वाला बड़ा रिस्क लेता है तो इस बारे में मेरी सोच क्या होती है? क्या मुझे डर लगता है या जलन महसूस होती है? मुझे किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स पसंद है? वो कौन से रिस्क टेकर्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं? जब मैं खुद को एक बड़ा रिस्क लेते हुए देखता हूँ तो मुझे क्या महसूस होता है? क्या मुझे डर लगता है या मैं एक्साइटेड रहता हूँ? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं खो सकता हूँ? और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी? जब मुझे लगता है कि मुझे रिस्क लेना चाहिए लेकिन मैं नहीं लेता तो कैसा महसूस करता हूँ? क्या होता अगर मैं वो रिस्क लेता जो मैंने नहीं लिया? एक बड़ा रिस्क लेने के क्या क्या बड़े नतीजे हो सकते हैं? इससे मेरी वर्क और पर्सनल लाइफ कैसे बदलेगी? क्या मुझे रिस्क लेने से पहले ऐसा महसूस होता है कि मेरी लाइफ मेरे खिलाफ चल रही है? अगर मैं जानता कि मेरी लाइफ मेरे हिसाब से चल रही है तो मैं क्या बदलता? इन सवालों का जवाब देने के बाद उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से ऑर्डर में लगाएं। इसके बाद ऐसी 3 प्रॉब्लम्स को पिक करें जिन पर आपको तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। हर प्रॉब्लम के लिए एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें और उससे निकलने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। इन सवालों का जवाब देने के बाद वॉकिन को एक दिलचस्प बात याद आई। जब वो 12 साल के थे तो उनके पिता ने खुद का आर्किटेक्ट का काम बंद करके शहर में एक बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। कुछ समय काम करने के बाद उस कंपनी पर करप्शन और लो स्टैंडर्ड के मटेरियल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। उनके पिता ने कुछ नहीं किया था, लेकिन इससे उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई थी। इसी वजह से उनके पिता को कम पैसे वाली जॉब भी करनी पड़ी थी। उनके पिता की इस गलती की वजह से उनकी फैमिली को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था। जब भी वॉकिन एक बड़ा रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं तो वो अपने पिता की एक्सपीरियंस की वजह से एक तरह का डर महसूस करते हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन्होंने उन जाने माने नामों को ढूंढा जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड रिस्क लेकर बड़ी सक्सेस हासिल की थी। अगर आप ऊपर दिए गए सवालों से जुड़ी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो रिस्क लेने से आपका रिश्ता बदल जाएगा। आप डरने के बजाय अपने जीवन को बदलने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। लिंकिंग हु यू आर एंड व्हाट यू डू टू हाउ यू रिलेट टू पीपल। आपका कैरेक्टर इस बात से पता लगता है कि दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। इसमें आपकी पर्सनैलिटी, एक्शन और दूसरों के साथ आपका रिलेशनशिप शामिल है। कैरेक्टर की तुलना में पर्सनैलिटी ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है, यानी ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। आपके नेटवर्क पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आपकी पर्सनैलिटी ये बताती है कि आप कौन हैं। कैरेक्टर वो होता है जिससे पता चलता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अच्छे कैरेक्टर की सबसे बड़ी खासियत होती है ट्रांसपेरेंट होना, विश्वास के लायक होना और वफादारी। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वो आपको सक्सेस पाने में भी मदद करते हैं। आपको भरोसेमंद बनना सीखना होगा। भरोसेमंद होना एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने एक्शन से साबित कर सकते हैं। दूसरों को सिर्फ ये कहकर कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, आप उनसे भरोसे की उम्मीद नहीं कर सकते। एक भरोसेमंद रिलेशनशिप में काम करने से सब कुछ बेहतर होने लगता है। एक ग्रुप ज़्यादा क्रिएटिव बन जाता है और बेटर रिजल्ट्स हासिल करता है। दूसरों का भरोसा जीतने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सोशलाइज करना और हमदर्दी शामिल है। इस चैप्टर में हम नेटवर्किंग और एम्पैथी यानी हमदर्दी पर फोकस करेंगे।
सक्सेसफुल लीडर्स का इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होता है। उन्हें उन लोगों की रिस्पेक्ट कमाने की ज़रूरत होती है जिनके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। किसी को आपके नॉलेज की चिंता नहीं है जब तक आप उन्हें ये नहीं दिखाते कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। सच बड़ा सिंपल सा है कि लोग उन्हीं की परवाह करते हैं जो उनकी परवाह करते हैं। बेहतर कैरेक्टर बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी का होना दूसरा ज़रूरी गुण है। ये बताता है कि आप खुद के और दूसरों के साथ कितने ईमानदार हैं। अपनी पर्सनैलिटी से जुड़ी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स या खासियत चुनें जिन्हें आप पॉजिटिव मानते हैं। फिर अपने एक दोस्त से भी कहें कि वो आपको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव्स चुने। ऐसा करने से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि लोग आपको वैसे ही देखते हैं जैसे आप हैं या नहीं। एक अच्छे कैरेक्टर का आखिरी गुण है लॉयल्टी, यानी वफादारी। इसका मतलब है अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो आपको हर हालत में सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यही वो लोग होंगे जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे। वफादारी का होना दोनों तरफ से काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास वफादार दोस्त हों, तो आपके दोस्त भी चाहते हैं कि आप उनके साथ भी हमेशा वफादार रहें। मार्था एक आईटी प्रोफेशनल थीं जिनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत कमाल की थीं। जब भी उनके कलीग्स उनके आसपास रहते, वो हमेशा अपनी टेक्निकल परफॉर्मेंस से उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करतीं। वो खुद के लिए बड़ा प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रही थीं। उनके काम में इतना अच्छा होने के बावजूद मार्था को सोशलाइजिंग स्किल्स में हमेशा कम स्कोर मिलता था। जब उनके बॉस ने उनसे कहा कि उन्हें अपने कलीग्स के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स बनाने की ज़रूरत है, तो वो हैरान रह गई। मार्था को तो ऐसा लगता था कि हर कोई उन्हें पसंद करता था। उनके बॉस ने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनकी एबिलिटी में सभी को विश्वास था। उनके कलीग्स मानते थे कि वो बहुत एम्बिशियस हैं और अपनी सक्सेस के अलावा उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। उन्होंने उनका प्रमोशन इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि अगर उन्हें कोई बेटर जॉब का ऑफर मिल जाता तो उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं था कि वो उसी कंपनी में टिकी रहती। जब मार्था ने अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके शर्मीलेपन ने उन्हें खुद को स्ट्रिक्ट दिखाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वो और ज़्यादा रिलैक्स रहेंगी और अपने कलीग से उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगी। मार्था ने अपने कलीग्स के साथ और ज़्यादा हंसी मजाक करना शुरू किया, टीम वर्क के एक्टिविटीज़ में शामिल होने लगी और अपने डर और अपनी गलतियों को भी मानने लगी। अपनी कैरेक्टर को बेहतर बनाने के लिए आपको 3 लोगों को चुनना होगा और उनके ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताना होगा जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी खासियत के बारे में सोचें जो इन लोगों में और आप में कॉमन है, और ऐसी खासियत भी जिन पर आपको काम करना है ताकि आप उनके जैसे सक्सेसफुल बन सकें। एक प्लान बनाएं जो आपको ये बता सके कि आपके पास जो ट्रेट्स नहीं हैं उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। जिन लोगों को आप आइडल मानते हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए एक मजबूत मोटिवेशनल और एजुकेशनल सोर्स बन सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेटिंग अ लाइफ व्हाइल परस्यूइंग योर लाइफ्स वर्क। क्या आपने अपनी लाइफ के मकसद पर सवाल उठाया है? बेशक आपने उठाया होगा। यहाँ तक कि इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी ये सोचते हैं कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं क्या वो उनके लिए ठीक है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि क्या वो एक ऐसी बैलेंस लाइफ जी रहे हैं जो उनके जॉब, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ को बराबर का इम्पोर्टेंस देती है। हम अक्सर ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस्ड रखा है। हमें सिखाया जाता है कि हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ऐसा माइंडसेट एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जन्म देता है जिसे ऑल डूइंग ऑल बीइंग सिंड्रोम यानी ADABS कहते हैं। इस गोल को हासिल करना नामुमकिन है क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। हम सभी सिर्फ एक ही चीज़ को पाने का एम कर सकते हैं और वो है शांति। हमें ये मानना होगा कि किसी एक चीज़ को पाने के लिए हमें दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करना होगा। जैसे जिल के लिए पूरे हफ्ते काम करना और वीकेंड्स पर अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना एक बैलेंस्ड लाइफ और संतुष्टि है। दूसरी तरफ जोस घर से काम करना और घर पर ही रहकर पिता होने की जिम्मेदारी निभाना पसंद करता है। ऑल डूइंग ऑल बीइंग सिंड्रोम से निकलने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को पहचानना होगा। ऐसे प्रॉब्लम वाले ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता कि वो इतना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जितना वो हैंडल भी नहीं कर सकते। यह आमतौर पर सक्सेसफुल होने की ज़रूरत के कारण होता है। हमें लगता है कि सक्सेस हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें सारे काम खुद करने चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें वो चीज़ हासिल करने में मदद कर सकते हैं जो हमें लगता है हमें खुद करने चाहिए। अगर आप सभी काम खुद करेंगे तो थक जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे। ऑल डूइंग ऑल बीइंग सिंड्रोम से निकलने के लिए फॉलो करना है।
सबसे पहले ऐसी 3 सिचुएशन ढूंढे जहां आपने रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की और फेल हुए। दूसरा, ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो ऐसी सिचुएशन को आपसे बेहतर हैंडल कर पाते। आखिर में खुद को ये याद दिलाते रहिए कि रिजल्ट ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर सक्सेस का मतलब है अपनी कुछ जिम्मेदारियों को अपने कलीग्स को सौंपना, तो आपको ऐसा करना चाहिए। फिलिप 2 बिजी पेरेंट्स का सबसे बड़ा बेटा था। जब उसके पेरेंट्स ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे, वो अपने 3 भाइयों का ख्याल रखता था। फिलिप ने कम उम्र से ही दूसरों को सहारा देना और लोगों की मदद करना सीख लिया था। इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने उसे एक अच्छा कैंपेन मैनेजर बनना सिखाया। उसके सभी क्लाइंट्स को ये विश्वास रहता था कि वो उनके लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो अपने काम से बहुत प्यार करता था। लंबे तक काम करने और दूसरों की मदद करने के बाद फिलिप ने एक अलग रास्ता चुना। उसने MBA करने के बाद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का फैसला किया, जिस बात से सभी हैरान थे। ऐसा पहली बार था जब फिलिप ने दूसरों की ज़रूरतों से पहले अपनी ज़रूरत के बारे में सोचा था। उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। फिलिप ने दूसरों के लिए कैंपेन करना कम कर दिया और अपनी डिग्री हासिल करने के लिए रात को पढ़ने लगा। फिलिप के हिसाब से वो एक बैलेंस लाइफ जी रहा था। उसे दूसरों की मदद करने से शांति मिलती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने खुद का इतना ख्याल रखा ही नहीं जिससे उसे एनर्जी मिले और वो दूसरों पर फोकस कर सके। एक बेहतर केयरगिवर बनने के लिए उसे अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना होगा। फिलिप इस गोल को एक ही तरीके से हासिल कर सकता था, और वो था अपने सपनों को पूरा करने के लिए टाइम निकालना। शुरुआत में फिलिप को अपने ऑल डूइंग ऑल बीइंग सिंड्रोम से निकलने में काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसका कैंपेन बिजनेस खुद ब खुद आराम से चल सकता था। फिलिप के जो भी काम थे वो उसने एक जगह लिखे, फिर सोचा कि अब ये सभी काम उसकी जगह कौन कर सकता था। उसने चीज़ों को लेट गो करना और ज़्यादा बैलेंस लाइफ जीना सीख लिया था। अगर आप थकान या खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने का वक्त निकालिए। ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में शांति लाता है? क्या आपको कम काम करना चाहिए या छुट्टियों पर जाना चाहिए? अपना करियर बदलना चाहिए? अपने बोझ को हल्का करना सीखिए और शांति को एंजॉय कीजिए। कनेक्टिंग द डॉट्स टू योर फ्यूचर। किसी फ्यूचर गोल को पाने के लिए रिस्की फैसले लेने के प्रोसेस को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहते हैं। रिस्क लेने के लिए फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव सोच की ज़रूरत होती है। किसी खास मुकाम तक पहुंचना कभी आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हिम्मत की ज़रूरत होती है। बहुत से लोगों का मानना है कि विजन का मतलब होता है एक सपना, लेकिन रिजल्ट्स पाने वाला एक विजन एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की एक मेंटल पिक्चर होता है जो हमें पॉइंट A से पॉइंट B पर ले जाता है। ज़्यादातर लोग अपनी वर्क लाइफ में इतना बिजी हैं कि वो अपने विजन की पूरी पिक्चर बनाने के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। जब तक आपके पास अपने फ्यूचर को पाने के लिए साफ रास्ता नहीं होगा, तो आप चमचमाती चीज़ों की तरफ आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अपने फ्यूचर को और साफ साफ देखने के लिए आपको खुद से ये 9 सवाल पूछने चाहिए। मेरी लाइफ में मोटिवेशन क्या है? क्या मेरे पास अपने पूरे फ्यूचर का एक साफ विजन है? मैं किसकी मदद करूंगा? क्या मेरे पास एक अच्छा कम्युनिकेशन प्लान है? मेरे विजन को पाने के लिए किन टूल्स की ज़रूरत है? पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए जो स्टेप्स चाहिए, क्या वो मुझे क्लियर तरीके से पता है? फेलियर और प्रॉब्लम्स आने पर क्या मेरे पास प्लान B है? क्या फेलियर कुछ सीखने का एक मौका है? क्या मैं पेशेंट, कमिटेड और प्रोफेशनल हूँ? इन सवालों का जवाब देते वक्त आपको आज से 40 साल के लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। याद रखिए, दूसरों की मदद करने पर फोकस करें और खुद को सपोर्ट देने के लिए सही टूल्स चुनें। कार्ला ने 4 साल की उम्र में ड्राइंग करना शुरू किया था। उसकी ड्राइंग्स ऐसी होती थी जैसे जीती जागती तस्वीर हों। वो बड़ी होकर एक सक्सेसफुल पेंटर बनी। कार्ला ब्रुकलिन में रहती थी, जहां दिन में वो म्यूजियम में काम कर और रात में पेंटिंग करना एंजॉय करती। एक पेंटिंग सेशन के दौरान कार्ला ने ये नोटिस किया कि उनके स्टूडियो की दीवारें खाली हैं। पर्दों की तरफ देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि ये खाली दीवारें और पर्दे एक बिगड़ा हुआ लुक दे रहे हैं। उनका स्टूडियो बेजान सा था। उस वक्त कार्ला ने अपनी खाली दीवारों को पेंट करने का और ऐसे पर्दे बनाने का सोचा जो उनके वाटर कलर के प्रिंट जैसा लगे। इस आइडिया ने एक बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जन्म दिया। कार्ला ने बिजनेस एडवाइस के लिए अपने एक दोस्त को कांटेक्ट किया और एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए एक क्रेडिट यूनियन से पैसे भी उधार लिए। उन्होंने कई चैलेंजेस का सामना तो किया, लेकिन एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो उनके वाटर कलर की पेंटिंग्स पर बने घर की चीज़ों की कवरिंग बनाने का था। कार्ला एक स्ट्रेटेजिक थिंकर थीं।
जैसे ही उनके पास एक बेहतरीन आइडिया आता था, वो उस विजन को पाने के लिए हर उस स्टेप के बारे में सोचती थीं जो उसे पाने के लिए ज़रूरी था। कार्ला बिल्कुल नहीं हिचकिचाई और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ चल पड़ी जिसके बारे में उनका मानना था कि वो इसकी हकदार थीं। अपने टेक्सटाइल बिजनेस में सक्सेस पाने के बाद कार्ला ने अगले स्टेप के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब भी आपके पास एक नया गोल होता है तो उसे पाने के लिए आपको एक साफ विजन बनाना चाहिए। इन स्टेप्स को डॉट्स की तरह सोचिए। जब आप सभी डॉट्स को जोड़ते हैं, आपके फ्यूचर के पिक्चर और ज़्यादा साफ होने लगेगी। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आपको इस सोच को पाने की ज़रूरत है जो आपको अपने सपनों तक ले जाएगी। डिज़ाइनिंग योर पावरफुल नेटवर्क। कुछ लोगों का मानना है कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। उन्हें डर लगता है कि दूसरे लोग उन्हें कमजोर कहकर उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। ये सोच गलत है, क्योंकि लोगों को एक दूसरे की मदद करना बहुत पसंद है। एक दूसरे से मदद मांगकर ही सोसाइटी चलती है। इस चैप्टर में आप ऐसे लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना सीखेंगे जो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पाने में मदद करेगा। नेटवर्किंग में सिर्फ बिजनेस शामिल नहीं होता। इसके जरिए आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। एक ऐसे शहर में रहने के बारे में सोचिए जहां आपके आसपास के लोग आपके आइडियाज़ और सपनों को सपोर्ट करते हों। आपको सुरक्षित और मजबूत महसूस होगा। आपको एक ऐसा मकसद मिलेगा जो मटीरियल गोल्स को हासिल करने से कहीं ऊपर होगा। अगर आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा मीनिंग जोड़ना चाहते हैं तो बेहतर दोस्त बनाएं, सोशल ग्रुप से जुड़ें, थोड़ी चैरिटी करें। ऐसी चीज़ों से जुड़ें जो पैसे से ज़्यादा मायने रखती हैं। जब भी आप एक नए नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं, खुद से पूछिए कि आप किस तरह की कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे 3 फायदे बताइए जो आप इस कम्युनिटी को दे सकते हैं। इसके बाद ये भी सोचिए कि ये कम्युनिटी आपको बदले में कैसे मदद कर सकती है। अपनी लोकल कम्युनिटीज़ को ढूंढने से शुरुआत कीजिए। ऐसे लोग ढूंढिए जिनके इंटरेस्ट्स आपसे मैच करते हों। इसके बाद अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। अलग अलग शहर, देश और कॉन्टिनेंट में आपको नई कम्युनिटीज़ मिल सकती हैं। जब आप अपनी नई कम्युनिटी की मदद करने के तरीके ढूंढ रहे हों तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बारे में सोचिए। आपका पहला गोल कुछ नए दोस्त बनाने जैसा सिंपल हो सकता है। इसके बाद अपने टैलेंट को शेयर करने या कम्युनिटी में नए मेंबर्स लाने जैसे बड़े गोल्स के बारे में सोचिए। इन सवालों के जवाब आपको जानने में मदद करेंगे कि आप नेटवर्किंग में अच्छे हैं या नहीं। क्या मेरी कम्युनिटी की डेफिनेशन का स्कोप बड़ा है? क्या मैं लोगों के बहुत कुछ कर पा रहा हूँ? क्या मेरी कम्युनिटी मेरी मदद कर रही है? अगर मैं अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ तो क्या मैं अपनी कम्युनिटी की ज़्यादा मदद कर पाऊंगा? अगर मैं अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा शामिल होने लगता हूँ तो क्या मेरी कम्युनिटी मेरा भी ज़्यादा साथ देगी? क्या मुझे अपनी कम्युनिटी बदलनी चाहिए या एक नई कम्युनिटी शुरू करनी चाहिए? आपकी सक्सेस का लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिटी आपके लिए क्या है। जब भी आपको ये महसूस हो कि आपकी करंट कम्युनिटी आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। हमेशा ऐसी कम्युनिटीज़ चुनें जो आपको आगे बढ़ा सकें। एक ही जगह फंसिए मत, आगे चलते रहिए। जब स्टीफन गोल्फ खेल रहे थे, उनके एक दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें एक फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग एसोसिएशन में वॉलंटियर के तौर पे काम करना चाहिए। जल्द ही स्टीफन ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स (NAIFA) ज्वाइन की। NAIFA में काम करने से स्टीफन को प्रोफेशनल्स और क्लाइंट्स की एक बड़ी लिस्ट बनाने में मदद मिली। स्टीफन ने अपनी वर्कशॉप शुरू की। इसके बाद वो NAIFA के न्यूज़लेटर के राइटर भी बने। रीडर्स ने स्टीफन के काम को बहुत प्यार दिया और उनका एक बड़ा फैन बेस बना। उनके लॉयल रीडर्स में से जिम थे, जो एक फाइनेंशियल कंपनी के मालिक थे। स्टीफन और जिम दोस्त बन गए और उन्होंने कई फाइनेंशियल ऑफिस खोले। उनका काम अलग अलग शहरों में फैलने लगा था। जब आप सही कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। अपना बेस्ट देने से जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती है और आप ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपको वापस भी मिलेगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।